नमस्कार साथियों, आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें संपूर्ण सिलेबस आपको एमसीक्यूज के माध्यम से करवाया जाएगा। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं एवं भौतिक भूगोल का महत्व। साथियों, शुरू करते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का महत्व। तो सबसे पहले साथियों, आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जियोग्राफी शब्द है, भूगोल शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इकेटियस, सेकंड हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर थर्ड इरेटोस्थनीज और फोर्थ स्ट्रेबो। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? जल्दी से अपने मन में इसका उत्तर चूज कर लीजिए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? सही ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वह विद्वान था जिसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान हुए, ग्रीक मतलब यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। ज्योग्राफी टर्म, हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, यदि आपसे पूछ ले कि ज्योग्राफी टर्म कॉइन किसने की, तो इसका उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये जो विद्वान आपको दिख रहे हैं, हेरोडोटस, आपने सुना होगा इनके बारे में, ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इकेटियस के बारे में हम अभी बताएंगे आगे, और स्ट्रेबो। इन चार ऑप्शन में सबसे जो सही होगा वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वह विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इरेटोस्थनीज कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। इरेटोस्थनीज ग्रीक, जिसको यूनान कहते हैं, यूनान के रहने वाले थे। क्योंकि सबसे पहले भूगोल का जो क्लासिकल पीरियड कहलाता है चिर संवत काल, चिर संवत काल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीक विद्वान को, उसके बाद में रोमन विद्वानों को, और उसके बाद में अरब विद्वानों को, और फिर उसके बाद में भूगोल की जो स्कूल से प्रारंभ हो जाती है, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, रशियन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल। तो सब ये जो इरेटोस्थनीज थे, इरेटोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगोल शब्द किस भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? भूगोल शब्द किस भाषा के और कौन कौन से शब्दों से? तो यहाँ दो सवाल, एक ही सवाल में भाषा कौन सी है और कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है भू, भू बोलते हैं पृथ्वी को, और ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब होता है का वर्णन। इसका मतलब ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। तो देखो सब जियो और ग्राफोस, जियो ग्राफोस, जियो ग्राफोस, ये चारों ऑप्शन में है। तो यहाँ से तो उत्तर का चुनाव होगा नहीं। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पर, भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा, रोमन भाषा, अरबी भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। तो भूगोल जो ज्योग्राफी है वो जियो और ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और भाषा है वो कौन सी है? ग्रीक भाषा है। नेक्स्ट सवाल पे,
अगला सवाल है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रहा है। स्टेटमेंट पहला, भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूगोल की एक परिभाषा यह है कि भूगोल क्या है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। हम ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी यानी भू, अभी जो हमने पढ़ा जियो, और इसका वर्णन करना है, इसका मतलब ग्राफोस, और किस रूप में, मानव के निवास के रूप में, कि ये वह स्थान है जहां पर मानव निवास करता है, मानव के निवास के रूप में। बी ऑप्शन है, भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। एक होता है विश्लेषण करना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, और एक होता है संश्लेषण, इसका मतलब है कि बहुत सारी सूचनाओं से हमें निष्कर्ष की तरफ जाना। तो भूगोल क्या है, जितने भी नेचुरल साइंस है और जितने भी सोशल साइंस है उनसे ये कलेक्शन करता है किनका, इंफॉर्मेशन का, और फिर उनका सिंथेसिस करके, संश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से भी संबंध पाया जाता है। तो भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना प्राप्त करता है, ये बात सही है, और उनका संश्लेषण भी करता है। तीसरा ऑप्शन है कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। भूगोल किसका अध्ययन है, क्षेत्रीय भिन्नताओं का। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब ये आपकी विषुवत रेखा पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ध्रुवों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये दोनों स्थानों पर जो जलवायु में, जो क्षेत्रों की जलवायु के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है उसकी स्टडी किस में की जाती है, ज्योग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सही, और ये ऑप्शन भी सही। इसका मतलब तीनों ऑप्शन तो सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन असत्य होगा, चौथा। देखते हैं भूगोल क्या है। भूगोल इन क्षेत्रीय भिन्नताएं, जितनी भी क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे विषुवत रेखीय स्थानों पर और ध्रुवीय स्थानों पर जो विषमताएं देखने को मिलती है, इन विषमताओं का कारण क्या है, इनका अध्ययन नहीं करता। ये कथन गलत हो गया। भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में भी बताता है और उन क्षेत्रीय भिन्नताओं का क्या कारण है, कि विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक क्यों पड़ती है और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर ठंड अधिक क्यों पड़ती है, उसका कारण भी कौन बताता है, जियोग्राफी बताती है। इसलिए ये अध्ययन नहीं करता, नहीं वाला शब्द आ गया, इसलिए ये कथन क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा कथन असत्य है, डी। नेक्स्ट, किसके विकास के परिणाम स्वरूप मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। देखो, जैसे जैसे मानव की सभ्यता की प्रगति हुई, मानव ने क्या किया कि धीरे धीरे प्रकृति पर विजय पाना शुरू किया। तो किसके विकास के परिणाम स्वरूप ऐसा क्या हुआ जिससे मानव अपने जो ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा जो बंधन डाला हुआ था, उस बंधन को उसने क्या किया है, ढीला करने में वो सक्षम हो गया है। जैसे मैं ऑप्शन दूं आपको कि विषुवत रेखीय प्रदेश है जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहां पर मानव के ऊपर किसका शिकंजा है, भौतिक पर्यावरण का। लेकिन क्या किया कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ, किसका, तकनीक का विकास हुआ। और तकनीक के विकास ने क्या किया, कूलर का आविष्कार किया, एसी का आविष्कार किया। तो हमने कूलर और एसी के माध्यम से क्या किया, जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी वाले प्रदेश में कुछ भूभाग को शीत अनुकूलित कर लिया। तो जो बंधन था वो क्या हो गया, ढीला। गर्मी पे हमने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। तो इसका उत्तर क्या होगा, तकनीक। श्रम, उत्पादन और पूंजी के माध्यम से मानव अपने भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम नहीं होता है, उसका सही उत्तर होगा तकनीक। तकनीक वह चीज है जिसके माध्यम से मानव अपने ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ है प्रकृति का, उसको ढीला करने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन प्रश्नों से संबंधित है। भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के नाते भूगोल कौन कौन से प्रश्नों से अपना नाता रखता है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि कुछ प्रश्न भूगोल में ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, उनकी पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। देखो, जो हमारा धरातल है
उस पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है। कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं झीलें पाई जाती है, कहीं पर गहन कृषि होती है, कहीं पर विरल कृषि होती है, कहीं पर जीविका निर्वहन कृषि होती है, कहीं पर बागवानी कृषि होती है, कहीं पर रोपण कृषि होती है। तो जितनी भी कृषि है, परिवहन है, उद्योग है, ये जो भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती है और कुछ प्राकृतिक विशेषताएं देखने को मिलती है, उनका जो पैटर्न है इनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो एक वैज्ञानिक विषय होने के नाते इसमें क्या प्रश्न का उत्तर शामिल है या नहीं है। आगे चलते हैं। बी ऑप्शन, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। देखो भूगोल का संबंध क्या है, भूगोल एक स्पेशियल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। स्पेशल का मतलब स्थानिक, स्थानिक का मतलब जिसका संबंध स्थान से हो, स्थान का मतलब क्षेत्र से हो, और भूगोल क्या है, क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। तो ये जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, इनका वितरण भूभाग पर किस प्रकार से है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। कि भाई चावल की कृषि कहाँ कहाँ होती है, तो कहाँ प्रश्न से संबंधित अध्ययन किस में किया जाता है। हिमालय कहाँ अवस्थित है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है, अरावली कहाँ अवस्थित है, माउंट कुसिक्युस्को कहाँ स्थित है, माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है। ये जो कहाँ प्रश्न से संबंधित जो उत्तर है वो हमें कहाँ मिलते हैं, भूगोल के रूप में। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल कौन से प्रश्न से संबंधित है। यह प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों और तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है कि ये जो प्रश्न है वो व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, कि ये जो अंतर पाया जा रहा है स्थानिक विशेषताओं में ये क्यों है, और तत्वों और तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध, कि मेघालय के अंदर एक स्थान है मासिनराम और चेरापूंजी, वहां पर सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, तो उस कार्य का क्या कारण है। ये संबंध हम कहाँ पढ़ते हैं, भूगोल में। तो मेघालय के अंदर मासिनराम नामक स्थान पर या चेरापूंजी नामक स्थान पर वर्षा सर्वाधिक क्यों होती है, तो क्यों प्रश्न का जवाब हमें कहाँ मिलेगा, इस भूगोल में। इसलिए एक वैज्ञानिक विषय के रूप में ये तीन सवाल हमारे सामने आ जाए, क्या, कहां और क्यों। हिमालय क्या है, हिमालय कहां है, और हिमालय यहां पर क्यों है। इन तीनों सवालों का जवाब यदि आ जाता है तो वो विषय वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड किससे संबंधित होता है। क्रोड का मतलब जो भूगोल का जो कोर है, भूगोल की जो मेन आत्मा है, एक विषय के रूप में भूगोल किससे संबंधित है। भूगोल की जो आत्मा है, भूगोल का जो कोर है, ज्योग्राफी में जो मेन चीज है वो क्या है, समय से संबंधित है, या क्षेत्र से संबंधित है, या राजनीति से संबंधित है, या कला से संबंधित है। तो भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, जियो, जियो का मतलब भू, भू का मतलब स्थान, स्थान का मतलब क्षेत्र, इसका मतलब भूगोल का जो कोर है वो किससे संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। समय वाला यदि एस्पेक्ट आता है तो इतिहास में हम क्या देखते हैं, समय। राजनीति विज्ञान में राजनीति, कला का जो क्षेत्र होता है वहां पर हम कला वाला एस्पेक्ट देखते हैं। तो इसका उत्तर एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड किससे संबंधित है, क्षेत्र से। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है। भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारे विद्यार्थियों को अक्सर ये उत्तर देते हुए हम सुनते हैं कि भूगोल का जो पृथ्वी का जो आकार है, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है टमाटर जैसा है, कोई कहता है तस्तरी नुमा है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग विद्यार्थी, विद्वानों ने तो सही उत्तर दिया है, लेकिन विद्यार्थी क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं तस्तरी के समान है, कोई गोलाकार कह देता है, कोई वृत्ताकार कह देता है। लेकिन जो सही उत्तर होगा, भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते हमें यह कहना है कि पृथ्वी कैसी है, भू आग जैसी है, जियोड। जियोड एक ऐसी संरचना होती है जहां पर ये पृथ्वी का केंद्र है, ये जो दूरी है, इसको वापस बनाता हूं,
सही नहीं बना। ये पृथ्वी का केंद्र है। इस केंद्र से विषुवत रेखा की दूरी और इस केंद्र से ध्रुव की दूरी, यदि ये दोनों दूरियां समान हो जाती तो पृथ्वी का आकार कैसा होता? गोलाकार होता। पृथ्वी बिल्कुल गोले की तरफ होती, एक वृत्त की तरह होती। लेकिन विषुवत रेखा पर जो परिधि है, जो बाहरी सतह है, वहां से केंद्र के बीच की दूरी और ध्रुवों पर जो सतह है वहां से केंद्र के बीच की दूरी, इन दूरियों में अंतर है। और ये जो दूरी है ध्रुव वाली, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी इस दूरी की तुलना में क्या है? कम है। ये दूरी अधिक है और ये दूरी कम है। इसका मतलब है कि पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। यदि पूर्णतः गोल होती तो ये पृथ्वी ऐसे होती, तो फिर ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या हो जाती? समान। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटे होने के कारण विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से केंद्र के बीच की दूरी और ध्रुवों से केंद्र के बीच की दूरी दोनों में अंतर पाया जाता है। और ये जो दूरी ध्रुव वाली है ये दूरी कम पाई जाती है, इसलिए वहां पर पृथ्वी क्या है? चपटी है। चपटी होने के कारण ये जो आकार, जिस प्रकार का ये रूप लेती है, उस रूप को हम क्या बोलते हैं? जियोड या भूआब कहते हैं। इसलिए तो ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये केंद्र के नजदीक है। नजदीक होगा तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण क्या का प्रभाव होगा? वो क्या होगा? अधिक होगा। ये अधिक दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ध्रुवों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी वस्तु की का जो भार होगा वो इसकी तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। द्रव्यमान तो समान रहता है, द्रव्यमान रहता है समान, लेकिन भार गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? प्रभावित होता है। इसलिए जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर भार भी क्या होगा? अधिक होगा। तो ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में गुरुत्वाकर्षण क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर भार क्या होगा? अधिक होगा। और यहाँ भार होगा कम, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। चपटी होने के कारण केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी है वो कम होगी। कम होगी तो वहां पर ग्रेविटी का प्रभाव अधिक होगा। ग्रेविटी का प्रभाव अधिक होगा तो वहां भार भी अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का आकार भूआब जैसा है। अगला सवाल है कि मानचित्र प्रदर्शित करता है। भूगोल में मानचित्रों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। तो जो मानचित्र होता है, मैप होता है, ये मैप किसको शो करता है? मैप 1 डायमेंशन की आकृति है, या 2 डायमेंशन की है, या 3D है, या 4D है। 1D, 2D, 3D या 4D। एक आयामी का मतलब या तो उसमें लंबाई होगी, या केवल चौड़ाई होगी, या केवल ऊंचाई होगी। द्विआयामी उसको कहते हैं जिसमें या तो लंबाई और ऊंचाई होगी, या लंबाई और चौड़ाई होगी, या ऊंचाई और चौड़ाई होगी, कोई दो भुजाएं होगी। 3 आयामी में क्या होता है? जो 3D संरचना पाई जाती है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाए जाते हैं। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र में एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। और यहां पर जैसे ये भारत है, तो ये भारत का मैप है, माना कि मोटे तौर पे मैंने बनाया। तो इसमें यहाँ एक तो लंबाई है और दूसरा पोर्शन है चौड़ाई। तो कौन सा आयाम हो गया? द्विआयाम। तो मानचित्र क्या शो करता है? द्विआयाम। जैसे आपसे पूछ ले कि जो ग्लोब है, ग्लोब कैसा है? एक आयामी है, द्विआयामी है, या त्रिआयामी? तो ग्लोब में देखो, आपने देखा होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार का एक गोला है, स्फीयर बनता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है, इसलिए ग्लोब क्या होगा? ग्लोब 3D आकृति है। लेकिन मानचित्र कैसी आकृति है? द्विआयामी, क्योंकि मानचित्र में दो भुजाएं प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भूआब को, मतलब जो जियोड है, जो पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी का जो आकार है, जो भूआब जैसा है, उसको द्विआयामी मतलब 3D से 2D में परिवर्तित करने का समाधान किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन नाम का जो टॉपिक है, प्रक्षेप।
प्रक्षेप में क्या होता है कि एक संदर्श प्रक्षेप होता है और एक असंदर्श प्रक्षेप होता है। संदर्श उसको बोलते हैं जो प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है, और असंदर्श वो कहते हैं जिसमें प्रकाश की सहायता नहीं ली जाती। तो प्रोजेक्टर आपने क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्टर, यहाँ आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में क्या होता है कि जो फिल्म होती है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर दिखाई जाती है। तो जो जियोड है वो जो 3D संरचना है, 3D जैसे कि मूवी में कोई चलते हुए कोई सीन है, चलता हुआ कोई सीन है, तो वो 3D में सीन है कि उसमें ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, तीनों है। तो उन त्रिआयामी जो 3D जो चीज़ है उस 3D को 2D के अंदर आपको एक पर्दे पे दिखेगा, 2D पे, क्योंकि उसमें पर्दे में क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई दो ही चीज़ है, उसमें लंबाई और ऊंचाई दो चीज़ें दिखाई देगी आपको। तो जो 2D में परिवर्तित करने का समाधान है वो किसके माध्यम से मिलता है हमें? प्रक्षेपण के माध्यम से। ग्लोब तो खुद क्या है? 3D है। समोच्च रेखाओं के जो समोच्च रेखा उसे कहते हैं जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। और जीआईएस में भी इसका, जीआईएस है वो भौगोलिक सूचना तंत्र को बोलते हैं, तो उसका भी इसमें कोई रोल नहीं है। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के माध्यम से क्या है कि हम जो मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र में प्रक्षेपण का प्रयोग करते हैं। तो प्रक्षेपण में क्या होता है, जो 3D भूगोल है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को हम मानचित्र, पृथ्वी का जो मानचित्र है वो ग्लोब की जो आकृति है उसको मानचित्र पर लेते हैं। किसके माध्यम से? प्रक्षेपण के माध्यम से। तो भू-आग को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान है वो किसने प्रदान किया? प्रक्षेपण के द्वारा। नेक्स्ट, भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक कौन है? मित्रों, किसी भी विषय के अध्ययन का के कुछ अप्रोच होती है, उपागम होती है। तो भूगोल का जो अध्ययन है वो दो उपागम के माध्यम से किया जाता है, एक को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं और दूसरे को प्रादेशिक उपागम कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने सवाल है कि भूगोल के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का दूसरा नाम है विषय वस्तुगत उपागम। तो इस विषय वस्तुगत उपागम के प्रवर्तक, मतलब ये उपागम किस विद्वान के द्वारा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सेकंड ऑप्शन है कार्ल रीटर, थर्ड ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल और फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल का नाम तो आपने सुना होगा, मानव भूगोल के जनक है, मानव भूगोल के जनक। कार्ल रीटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये दोनों जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई थी, 1859 के अंदर, जब उस वर्ष डार्विन की एक पुस्तक जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं वो भी पब्लिश हुई थी। तो वो तीनों एक साथ है। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन 1859, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की मृत्यु 1859 और कार्ल रिटर की मृत्यु 1859। तो इन तीनों में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजेल और अरस्तु, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम्बोल्ट, रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल और अरस्तु, इनमें कौन सा उत्तर सही होगा? जो विषय वस्तुगत उपागम है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के विद्वान थे। तो भूगोल का जो क्रमबद्ध उपागम है क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा आपको। क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं, प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं। लेकिन जो क्रमबद्ध उपागम है इसके प्रवर्तक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रादेशिक भूगोल उपागम, जो दूसरा उपागम है प्रादेशिक भूगोल उपागम, इस उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो दूसरे जो विद्वान हुए कार्ल रीटर। हम्बोल्ट थे क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक और कार्ल रीटर है ये है प्रादेशिक भूगोल उपागम के प्रवर्तक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के बापू कौन है? हिकेटियस। इतिहास के बापू कौन है? हेरोडोटस। कार्ल रीटर प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक है और हम्बोल्ट क्रमबद्ध उपागम। कार्ल रीटर प्रादेशिक उपागम। तो सही उत्तर कौन सा होगा? कार्ल रीटर। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। मृत्यु कब हुई? 1859 में। हम्बोल्ट की भी मृत्यु 1859 में, 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद में 1857 में
1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में 1857, और ये है 1859, 1859, 2 वर्ष बाद में। और इस समय क्या हुआ, एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किसकी है, डार्विन। डार्विन का नाम सुना आपने? एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, सर्वाइवल टू फिटेस्ट थ्योरी। इन्होंने ये कहा था कि वो जीव जिंदा रहेगा जो सबसे ज्यादा फिट है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता हिंदी में बोलते हैं, कि सबसे जो उत्तम होगा वही जीवित रह पाएगा, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। इसका मतलब है कि उत्तर काल में, मतलब बाद के काल में जो जीवित रहेगा वो कौन रहेगा, जो फिटेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, जो सबसे उत्तम होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, और बाकी वाली प्रजातियां वो नष्ट हो जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है वो जिस बुक में दिया गया उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब प्रकाशित हुई, 1859 में। और 1859 में 2 विद्वानों की मृत्यु हुई, कार्ल डीटर और हम्बोल्ट। दोनों कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, समकालीन भूगोलवेता थे। एक ने प्रादेशिक उपागम दिया, कार्ल डीटर ने, और हम्बोल्ट ने दिया क्रमबद्ध उपागम। और 1859 में इन दोनों की मृत्यु हुई, और इसी वर्ष डार्विन की जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये प्रकाशित हुई, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं सर्वाइवल टू फिटेस्ट थ्योरी। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विषय वस्तुगत उपागम में अध्ययन किया जाता है। अब सवाल यह है कि 2 उपागम और दोनों के प्रवर्तक कौन है, ये आपने पढ़ लिया। अब हमें यह बताना है कि जो क्रमबद्ध उपागम है, विषय वस्तुगत जो उपागम है, इस विषय वस्तुगत उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष प्रदेश में एक भौगोलिक तथ्य का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी, एक तथ्य का एक विशेष प्रदेश में अध्ययन। देखो यहाँ तथ्य एक लेना है, जैसे मैंने लिया जलवायु, और एक विशेष प्रदेश में अध्ययन, इसका मतलब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जलवायु को अध्ययन। ये विषय वस्तुगत उपागम है क्या? नहीं। एक विशेष प्रदेश ले लिया, जैसे ले लिया राजस्थान, और इस राजस्थान में एक भौगोलिक तथ्य पढ़ना है कि जलवायु। ये दोनों एक ही बात है जिनको घुमा के लिखी गई है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब ये ऑप्शन है एक तथ्य ले लिया जैसे जलवायु, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन। पूरे विश्व स्तर का मतलब है कि हमें इस पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों के अंदर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसका अध्ययन करना है। एक प्रदेश नहीं ले रहे, पूरी पृथ्वी ले रहे हैं, तो तथ्य एक ले रहे हैं, कौन सा, जलवायु। या यूं ले सकते हो आप, यहाँ पर एक तथ्य लिया तो जैसे एग्रीकल्चर लिया, कृषि, तो इस कृषि का पूरे विश्व में अध्ययन की कौन से पृथ्वी पर किस हिस्से में कौन सी फसल उत्पादित होती है, उसकी क्या विशेषताएं, ये जो अध्ययन पद्धति है वो कहलाती है विषय वस्तुगत उपागम। इसका मतलब है कि एक विषय लिया और उसे संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। एक विशेष प्रदेश में, एक विशेष प्रदेश का मतलब राजस्थान, उसमें सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, जैसे राजस्थान में राजस्थान के उच्चावच का अध्ययन, राजस्थान की मृदा का अध्ययन, राजस्थान की वनस्पति का अध्ययन, राजस्थान की नदियों का अध्ययन, राजस्थान की कृषि का अध्ययन, राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन। ऐसा जो अध्ययन है क्या वो विषय वस्तुगत उपागम है? नहीं। यहाँ हमें लेना है एक तथ्य। एक तथ्य का मतलब है कि हमने यहाँ ले ली नदियाँ, तो पूरे विश्व स्तर की नदियों का अध्ययन करना है। यहाँ ले ली मृदा, तो पूरे विश्व स्तर की मृदाओं का अध्ययन करना है। यहाँ ले लिया हमने वनस्पति, तो पूरे विश्व स्तर की वनस्पति का अध्ययन करना है। ये जो उपागम है इसको बोलते हैं विषय वस्तुगत उपागम। इसका मतलब है कि एक विषय लेते हैं और उसका अध्ययन संपूर्ण विश्व के संदर्भ में करते हैं, इस उपागम को बोलते हैं विषय वस्तुगत उपागम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक तथ्य का पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा, विषय वस्तुगत उपागम। नेक्स्ट अगला सवाल है कि प्रादेशिक उपागम, तो फिर क्रमबद्ध उपागम क्या था, एक तथ्य लिया और संपूर्ण विश्व का अध्ययन। प्रादेशिक उपागम क्या है, उल्टा है। इसमें क्या करते हैं हम, एक विशेष प्रदेश लेते हैं, एक विशेष प्रदेश, एक तथ्य तो नहीं लेना, ये ऑप्शन गलत। एक तथ्य नहीं लेना, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ये ऑप्शन किसमें सही था, क्रमबद्ध उपागम में।
या हमें लेना है प्रादेशिक, इसका मतलब एक प्रदेश तो लेना ही है, एक विशेष प्रदेश तो लेना ही लेना है। अब उस विशेष प्रदेश में जैसे कि हमने ले लिया अफ्रीका, ये अफ्रीका लिया, इस अफ्रीका के अंदर सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, इसका मतलब अफ्रीका के ऊंचावच का अध्ययन, कौन से स्थान पर कौन से पर्वत है, कौन से पठार है, ठीक है, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन से पठार हैं, इनका अध्ययन। इसके अलावा यहाँ ले लिया यहाँ की अफ्रीका के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अफ्रीका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, अफ्रीका में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अफ्रीका में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, अफ्रीका में कौन कौन सी झीलें हैं, अफ्रीका में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी फसलों की कृषि होती है, अफ्रीका के अंदर कौन कौन से उद्योग अवस्थित है, अफ्रीका में परिवहन तंत्र कैसा है। तो ये सभी भौगोलिक तथ्य है, इनका अध्ययन हम एक विशेष प्रदेश के संदर्भ में करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्रादेशिक उपागम। इसका मतलब है कि हम प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रदेश में हम क्या पढ़ना है, सभी भौगोलिक तथ्य पढ़ने हैं। तो ये कौन सा उपागम हो जाएगा, प्रादेशिक उपागम। किसने दिया था, अभी पहले बताया था, कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर ने कौन सा उपागम दिया, प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की कौन सी शाखा सम्मिलित नहीं है। क्रमबद्ध जो सिस्टमेटिक जो अध्ययन है पहले वाला, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तथ्य लेते हैं और उसको संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, वो उपागम कौन सा है, क्रमबद्ध उपागम। तो उस आधार पर भूगोल की कौन सी ब्रांच सम्मिलित नहीं है, भौतिक भूगोल। एक तथ्य लिया भौतिक भूगोल में, जैसे मृदा, या भौतिक भूगोल में एक टॉपिक लिया हमने पर्वत, तो पर्वत का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन शामिल है। मानव भूगोल, मानव भूगोल में हमने जैसे लिया कि प्रजातियां, तो कौन कौन सी प्रजाति विश्व के कौन कौन से हिस्से में निवास करती है, ये उपागम भी सम्मिलित है। जीव भूगोल, जीव भूगोल में हमने ले ली वनस्पति कि विश्व के संदर्भ में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये तीनों उपागम है, ये उपागम तो क्रमबद्ध उपागम के हिस्सा है। लेकिन ये जो प्रादेशिक नियोजन है, यहाँ पर प्रदेश शब्द आ ही रहा है, वैसे रीजनल प्लानिंग, तो रीजनल प्लानिंग किसका हिस्सा है, प्रादेशिक उपागम का है। तो प्रादेशिक नियोजन भूगोल क्रमबद्ध उपागम भूगोल का हिस्सा, यहाँ उपशाखा नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ये शब्द कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। भूगोल का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, जो धरातल की जो प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, जो मैंने बताया कि विषुवत रेखा पर अधिक गर्मी क्यों पड़ती है और ध्रुवों पर ठंड क्यों पड़ती है, तो ये जो भिन्नता है, इस भिन्नता के बारे में बताना और ये भिन्नता क्यों है इसकी व्याख्या करना, ये क्या है, भूगोल का उद्देश्य। ये जो कथन है ये किसका है, इकेटियस का है, हेरोडोटस का है, इरेटोस्थनीज का है, या रिचर्ड हार्टसोन का है। तो ये एनसीईआरटी की किताब में ये कथन दे रखा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये कथन रिचर्ड हार्टसोन ने कहा था। किसने कहा था, रिचर्ड हार्टसोन ने। एक और कथन आया है आपके सामने, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है, भूगोल क्या करता है, धरातल के जो विभिन्न हिस्से हैं उन हिस्सों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। जो भिन्नता पाई जा रही है कि विषुवत रेखा और ध्रुवों में तापमान में अंतर क्यों है, इस भिन्नता का अध्ययन कौन करता है, भूगोल करता है। कि धरातल पर जितनी भी आपको विभिन्नताएं दिखेगी, इन विभिन्नताओं में कारणात्मक रूप से कौन कौन से संबंधित तथ्य है, इनमें जो भिन्नता है, इस भिन्नता का अध्ययन, ये कथन किसका है, फ्रेडरिक रेडजेल, मानव भूगोल के जनक। कुमारी एलन सेम्पुल, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। अल्फ्रेड हेटनर और हम्बोल्ट वही क्रमबद्ध भूगोल के प्रवर्तक। तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड हेटनर। ये कथन किसका है, अल्फ्रेड हेटनर का। हेटनर क्या कहते हैं कि जो कारणात्मक रूप से जो संबंधित तथ्य है, इनमें जो भिन्नता है, उसका अध्ययन कहाँ करता है, भूगोल करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक का मतलब टेम्पोरल। देखो दो प्रकार के संश्लेषण होते हैं, एक होता है टेम्पोरल
और दूसरा होता है स्पेशियल, स्थानिक, और इसको बोलते हैं कालिक। तो कालिक जो संश्लेषण है, ये कालिक संश्लेषण कौन से विषय से संबंधित है? समाजशास्त्र से। समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्र में मानव के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगोल में हम स्पेशियल या जो स्थानिक संश्लेषण है इसका अध्ययन करते हैं। तो उत्तर क्या होगा सही? इतिहास। इतिहास में क्या करते हैं कि हम प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान काल तक किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई तो उसका कालिक संश्लेषण करते हैं, मतलब समय के अनुसार संश्लेषण करते हैं, काल के अनुसार संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही होगा इतिहास। इतिहास वह विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कार्य का क्या कारण है? मैंने कहा था कि भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। पहला कि हिमालय कहाँ है, सॉरी हिमालय ये क्या है, तो ये हिमालय है क्या। दूसरा, हिमालय कहाँ है, तो ये भारत के उत्तरी सिरे के सहारे है। और हिमालय, तीसरा कि हिमालय यहाँ पर क्यों है। तीसरा जो विषय है वो क्या है? क्यों। क्यों क्या बताता है? उस कार्य का कारण। तो कार्य का कारण से जो संबंध है वो कौन बताता है? क्यों बताता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है, क्यों, क्या, कहाँ, कब, इनमें से क्यों वो प्रश्न है जो कार्य का कारण से संबंध बताता है? तो सही उत्तर क्या होगा? क्यों। नेक्स्ट, उस प्राचीन विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव की बात की। देखो, प्रकृति है, आरंभिक दौर में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति मानव पर क्या थी? हावी थी। और जर्मन विचार, बाद में आधुनिक काल का जो भूगोल का विकास हुआ उसमें जर्मन विद्वान ये मानते हैं कि जो पृथ्वी या पर्यावरण है उसका मानव पे क्या रहता है? प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ ये सवाल पूछा गया है कि वह प्राचीन विद्वान कौन सा था जिन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव की बात की, कि ये जो मानव है उस पर पर्यावरण का प्रभाव पाया जाता है। ये बात कौन से विद्वान ने की? होमर ने, अरस्तु ने, हिप्पोक्रेटस ने या हिकेटियस ने? तो सही ऑप्शन होगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस वे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें राज्य के गठन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया? कि जो स्टेट है, राज्य है, उस राज्य के गठन पर भूगोल का प्रभाव पाया जाता है। ये बात इस पुस्तक में लिखी गई है, पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक में। और पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? पढ़ा होगा आपने पहले, एरिस्टोटल बोलते हैं जिसको, अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी और इस पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में उन्होंने राज्य के गठन पर किसका प्रभाव बताया? भौगोलिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट किया। नेक्स्ट, संभावनावाद विचारधारा के अनुसार कौन सा कथन सही है? देखो, एक विचारधारा है नियतिवाद, एक विचारधारा है संभावनावाद जिसे संभववाद बोलते हैं, और एक विचारधारा है नवनियतिवाद। भूगोल में 3 प्रकार की विचारधारा मानव और पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के संबंध है इसकी व्याख्या करती है। तो यहाँ हमसे सवाल पूछा गया है कि संभावनावाद विचारधारा के अनुसार कौन सा कथन सही है? मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के जितने भी कार्य है कि मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनेगा, किस प्रकार का भोजन करेगा, ये जितने भी कार्य है, किस प्रकार के आवास में रहेगा, ये जो कार्य है वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? पर्यावरण के द्वारा। तो इसमें संभावनावाद ये बताता है कि मानव में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि मानव के कार्य कौन डिसाइड कर रहा है? पर्यावरण। तो ये ऑप्शन संभावनावाद विचारधारा के अनुसार सही नहीं है। अगला ऑप्शन, मानव प्रकृति का दास है। संभावनावाद तो ये कहते हैं कि सब जगह संभावनाएं है, कहीं पर मानव प्रकृति का दास नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत।
ऑप्शन नंबर सी, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। देखो मानव क्या है, कैपेबल है, समर्थ है किसमें, पर्यावरण में चेंजेस लाने में, तथा प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इसका मतलब संभावनावाद विचारधारा यही है। ऑप्शन डी है, मानव प्राकृतिक चुनौतियों में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। संभावनावाद तो कहता है कि सक्षम है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ए और बी ऑप्शन गलत हो गया, सही ऑप्शन ये है सी। संभावनावाद क्या कहता है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट सवाल, वाइडाल डी ला ब्लास और एस फेब्रे किस विचारधारा के समर्थक थे? विडाल डी ला ब्लास का नाम सुना होगा आपने और फेब्रे का नाम सुना होगा। ये कौन सी विचारधारा के समर्थक थे? नियतिवाद, संभावनावाद, नवनीतिवाद या पर्यावरणवाद? तो ये जो अभी संभावनावाद पढ़ी जिसमें कि मानव के पास में प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई चुनौतियां हैं उसमें परिवर्तन लाने की संभावना और कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, और ये जो विचारधारा कहलाएगी संभावनावाद, और इस विचारधारा के समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास और फेब्रे। तो इसका सही ऑप्शन होगा संभावनावाद। नियतिवाद विचारधारा के अनुसार कौन सा कथन सही है? नियतिवाद क्या कहता है कि मानव और पर्यावरण में कौन हावी? प्रकृति हावी। संभावनावाद ये कहता है कि मानव और पर्यावरण में मानव हावी है और प्रकृति द्वारा दी गई चुनौतियों का मानव क्या कर सकता है? सामना कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि नीतिवाद में कौन हावी होता है? प्रकृति होती है। मानव प्रकृति पर हावी नहीं, वो संभावनावाद में है कि मानव प्रकृति पर हावी होता है। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के जितने भी कार्य कौन डिसाइड करता है? पर्यावरण। बिल्कुल, नीतिवाद यही कहता है कि मानव के जितने भी कार्य है उस पर किसका प्रभाव है? प्रकृति का प्रभाव है, पर्यावरण का प्रभाव है। ऑप्शन थर्ड, अनुकूलन और समायोजन द्वारा मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है, ये विचारधारा है संभावनावाद की या संभववाद की, एक ही बात है। मानव प्रकृति पर हावी है, ये भी संभववाद विचारधारा कहती है। मानव और प्रकृति में सामंजस्य पाया जाता है, नहीं, सामंजस्य की जो बात है वो नवनीतिवाद करता है। यहाँ पर मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन सी विचारधारा के अनुसार? नीतिवाद। नीतिवाद में ये कहता है कि मानव के पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मानव के कार्य है वो कौन डिसाइड कर रहा है? प्रकृति डिसाइड कर रही है। इसलिए मानव के सभी कार्य पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये कथन कौन सी विचारधारा का है? नियतिवाद विचारधारा का है। नेक्स्ट, रेडजेल और ई हंटिंगटन किस विचारधारा के समर्थक थे? फ्रेडरिक रेडजेल जो मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, और ई हंटिंगटन ये आरंभिक भूगोलवेता थे जो नीतिवाद के समर्थक थे। फेब्रे और विडाल डी ला ब्लास संभववाद के, ब्लास पहले जो बताया था और फेब्रे वो ये कौन सी विचारधारा के समर्थक थे? संभववाद की। जबकि नीतिवाद का कौन है? रेडजेल और हंटिंगटन। तो सही ऑप्शन होगा नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? रेडजेल और ये हंटिंगटन। नेक्स्ट, किस भूगोलवेता ने भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का संश्लेषण करके एक प्रादेशिक विवरण तैयार करने पर बल दिया? कौन सा भूगोलवेता है जिसने भौतिक और मानवीय तथ्यों का संश्लेषण, सिंथेसिस करके प्रादेशिक विवरण तैयार करने पर बल दिया? देखो, भूगोल में दो तत्व है, भूगोल के दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में जितने भी तथ्य पाए जाते हैं इनका क्या करना है? संश्लेषण, और संश्लेषण करके हमें एक रीजनल डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, एक प्रादेशिक विवरण तैयार करना है। इस बात पर बल कौन से विद्वान ने दिया था? रेडजेल ने, कार्ल रिटर ने, हंटिंगटन ने और मैकिंडर ने। देखो, मैकिंडर एक राजनीतिक भूगोल शास्त्री हुए जिन्होंने राजनीतिक भूगोल में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक भूगोल में मैकिंडर ये कहते हैं कि जो राजनीति है वो मानव भूगोल का हिस्सा है और ये राजनीति पर भूगोल का या
जो भौतिक भूगोल है या पर्यावरण है उसका प्रभाव पाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक भूगोल का अस्तित्व तभी संभव है जब मानव भूगोल या राजनीतिक भूगोल में किसका अध्ययन साथ में किया जाएगा, भौतिक तथ्यों का। तो भौतिक तत्व और मानवीय तत्व, मानवीय तत्वों में मैकिंडर कहते हैं राजनीतिक तत्व। तो भौतिक और मानवीय तथ्यों का संश्लेषण करके जो प्रादेशिक विवरण तैयार करने पर बल जो विद्वान देते हैं उन विद्वान का नाम क्या है, मैकिंडर। राजनीतिक भूगोल के बहुत बड़े विद्वान हुए, नाम है मैकिंडर। और इन दोनों ने भौतिक और मानवीय तथ्य है इनका संश्लेषण करके प्रादेशिक विवरण तैयार करने पर बल दिया। तो याद रखना मैकिंडर। अगला सवाल है, भौतिक तथा मानव भूगोल में मात्रात्मक विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग करने में अग्रणी भूगोलवेताओं का कौन सा समूह सही है। देखो, जो भूगोल की दोनों शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इनमें क्वांटिटेटिव जो मेथड्स है, मात्रात्मक विधियां हैं, इनका सबसे सफलतापूर्वक उपयोग करने में कौन कौन से भूगोलवेता अग्रणी रहे। मतलब जैसे मैप बनाना है तो मैप के अंदर मात्रात्मक में टेक्निक का प्रयोग करना, या कोई मॉडल प्रस्तुत करना है तो उस मॉडल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करना। तो भूगोल में कौन से विद्वानों की, कौन से भूगोलवेताओं का ऐसा समूह है जो ये काम करने में आगे रहा, अग्रणी रहा। ऑप्शन नंबर ए में समूह है रेडजेर, हंटिंगटन और मैकिंडर। ऑप्शन नंबर बी में हिकेटियस, हेरोडोटस और अरस्तु। सी में वुलरीज, सोडले और हेगेट। डी में कुमारी एलन सैम्पुल, विडाल डिला ब्लास। तो कौन से भूगोलवेता हुए, सही ऑप्शन होगा वुलरीज, सोडले और हेगेट। वुलरीज, सोडले और हेगेट आगे हम जब पढ़ेंगे भूगोल में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन वगैरह तो वहाँ पर इनका नाम आएगा। तो ये वो विद्वान है वुलरीज, सोडले और हेगेट जिन्होंने भौतिक और मानव भूगोल में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, मात्रात्मक विधियां हैं, उनका सफलतापूर्वक उपयोग किया। वुलरीज, सोडले और हेगेट नाम याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, दो विधियां हैं, एक होती है आगमनात्मक मेथड्स और दूसरा टेक्निक होती है निगमनात्मक। आगमनात्मक मेथड्स में क्या होता है कि एग्जाम्पल से हम जाते हैं रूल या प्रिंसिपल की तरफ। किसी प्रिंसिपल का निर्माण करना है, कोई सिद्धांत बनाना है तो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और निगमनात्मक मेथड ये कहता है कि पहले रूल बनेगा और फिर एग्जाम्पल ढूंढे जाएंगे। ठीक है, तो देखो आगमनात्मक और निगमनात्मक ये दोनों विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए निगमनात्मक, जो निगमन पद्धति है इसमें कथित आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखो, वाक्य मतलब पहले तय कर लिया, रूल तय कर लिया और फिर उससे निष्कर्ष निकालते हैं निगमनात्मक विधि में। आगमनात्मक पद्धति में पहले तथ्यों को संकलित किया जाता है, मतलब पहले एग्जाम्पल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर निरीक्षित प्रारूपों तथा संबंधों में समानता ढूंढने का प्रयास किया जाता है, फिर रूल या प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। इसलिए उक्त दोनों कथन क्या होंगे, सही। तो आगमनात्मक में ध्यान रखना एग्जाम्पल टू रूल, निगमनात्मक में ध्यान रखना रूल टू एग्जाम्पल। तो आगमनात्मक में क्या होता है, पहले फैक्ट कलेक्ट करते हैं और फिर रूल का निर्माण करते हैं। निगमनात्मक में पहले रूल बन जाएगा, जैसे गति का नियम है तो पहले गति का नियम बन गया, फिर हम क्या करते हैं, गति के नियम के उदाहरण देखते हैं। ग्रेविटी का पहले रूल बन गया और फिर हम उदाहरण देखते हैं। इसमें पहले एग्जाम्पल के सेव को गिरते हुए देखा, एक एग्जाम्पल देखा और फिर रूल बनाया। ये कौन सा मेथड हो गया, आगमनात्मक। तो इन दोनों मेथड्स में ध्यान रखना आगमनात्मक विधि क्या है और निगमनात्मक विधि क्या है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल मिलान कीजिए, मैच। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और प्राणी भूगोल। इधर है अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भू विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट भू आकृति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से है, नहीं। बी में सेकंड आर्थिक भूगोल का संबंध जीव विज्ञान से, नहीं। प्राणी भूगोल का संबंध भू विज्ञान से, नहीं। ये पहला कथन गलत। ऑप्शन नंबर बी ए का थर्ड भू आकृति विज्ञान का संबंध भू विज्ञान से, सही। बी का सेकंड आर्थिक भूगोल जीव विज्ञान से संबंध, नहीं। आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से, ये भी गलत। सी ऑप्शन में ए का थर्ड आर्थिक भू आकृति विज्ञान भू विज्ञान से,
बी में फर्स्ट आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से, राइट। सी का सेकंड प्राणी भूगोल किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से। प्राणी भूगोल में वनस्पतियों का अध्ययन करता है, तो वनस्पति किसका हिस्सा है? जीव विज्ञान का, तो ये इसमें सम्मिलित हो गया। आर्थिक भूगोल में कृषि का पढ़ते हैं, उद्योग पढ़ते हैं, तो ये सब भूगोल अन्य कौन से सामाजिक विषय में पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और जो भू विज्ञान है इसका संबंध भू आकृति विज्ञान से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का अंग नहीं है? देखो भूगोल की दो शाखाएं हैं। देखो एक विद्वान हुए वारेनियस, क्या नाम है? वारेनियस, जिन्होंने ज्योग्राफी जनरलिस्ट नामक एक किताब लिखी और जिसमें भूगोल में द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ड्यूलिज्म। कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद। द्वैतवाद ये कहता है कि भूगोल के दो अंग है, पहला अंग है भौतिक भूगोल और दूसरा अंग है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में मानवीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो कृषि, कृषि कौन सा है? भौतिक भूगोल का अंग है या मानव भूगोल का? कृषि इसमें आ जाएगा, मानव भूगोल का अध्ययन है। परिवहन, परिवहन भी किसका विकास है? मानव के द्वारा किया गया विकास है, ये इसका अंग है। मृदा, मृदा मानव का कोई रोल नहीं है इसमें, प्रकृति का रोल है। और औद्योगिक, ये मानव का रोल है इसमें। तो कौन मानव भूगोल का अंग नहीं है? मृदा। ये तीनों, कृषि, परिवहन और औद्योगिक, ये तो किसका अंग है? मानव भूगोल का। लेकिन मृदा है वो किसका अंग है? भौतिक भूगोल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? मानव भूगोल में देखो जीव, जल विज्ञान जो हाइड्रोलॉजी है, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मानव भूगोल का उप क्षेत्र कौन सा नहीं है? देखो जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक स्थल मंडल है, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा जैव मंडल। ये चार मंडल पाए जाते हैं किसमें? और पृथ्वी पर, तो ये इसके भौतिक पक्ष में शामिल है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। तो जल विज्ञान मानव भूगोल का अंग नहीं होकर किसका अंग है? भौतिक भूगोल का। जबकि मानव भूगोल में मानव के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों का विकास किया जाता है, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, ये सब किस में अध्ययन किया जाएगा? सांस्कृतिक भूगोल में। जनसंख्या भूगोल में विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण, तो जनसंख्या में कौन है? मानव की जनसंख्या, तो मानव जनसंख्या किसका हिस्सा होगा? मानव भूगोल का। आर्थिक भूगोल में मानव के द्वारा आजीविका के जो साधन अपनाए जाते हैं, जिसमें कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, सेवा क्षेत्र है, ये सारा पोर्शन किसका हिस्सा है? मानव भूगोल का। तो सांस्कृतिक, जनसंख्या और आर्थिक, ये तीनों मानव भूगोल के अंग हैं। जबकि जल विज्ञान है ये भौतिक भूगोल का अंग है। तो कौन मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? जल विज्ञान इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, भूगोल की किस शाखा का संबंध स्वतंत्र देशों के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान तो देश है, इनके बीच में क्या संबंध पाया जाएगा? सीमाएं किस प्रकार की है, सरहद किस प्रकार की है, संघवाद, स्थानीय प्रशासन और प्रादेशिक नियोजन, ये जो अध्ययन है ये भूगोल के, ऐतिहासिक भूगोल में किया जाएगा क्या? सांस्कृतिक भूगोल में किया जाएगा क्या? चिकित्सा भूगोल में किया जाएगा क्या? राजनीतिक भूगोल में किया जाएगा क्या? तो आपको यहाँ पर राजनीतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जहाँ पर विभिन्न देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार की सीमाएं पाई जाती है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन कैसा है, वहाँ का प्रादेशिक नियोजन सरकार किस प्रकार से करती है, ये जो स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन राजनीति का किया जाता है जिस विषय में, उसे हम राजनीतिक भूगोल कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक भूगोल। चिकित्सा भूगोल,
सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, इसका उत्तर ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नेक्स्ट, प्रादेशिक भूगोल क्या है? जो रीजनल ज्योग्राफी है, ये क्या है? भूगोल की शाखा। भूगोल की तो दो शाखा है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल भूगोल की शाखा तो नहीं है। भूगोल का उपक्षेत्र, उपक्षेत्र भी नहीं है। भूगोल का दर्शन, फिलोसफी, तो इसमें भूगोल की कोई दर्शन भी देखने को नहीं मिलता। ये तो एक प्रदेश है, एक क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी भौतिक और मानवीय तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सा भूगोल है? प्रादेशिक भूगोल। तो इस प्रादेशिक भूगोल में एक विशेष क्षेत्र लेते हैं, जैसे राजस्थान ले लिया, विशेष क्षेत्र लिया। इस विशेष क्षेत्र में सभी पक्ष मतलब सभी भौतिक पक्ष, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, मृदा, नदियाँ, सभी मानवीय पक्ष, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या का वितरण, जनजातियों का वितरण, तो ये सभी तथ्य, इनका जो अध्ययन किया जाएगा वो प्रादेशिक भूगोल में। तो सभी पक्षों का जो पैटर्न देखने को मिलता है वो कौन से भूगोल में देखने को मिलता है? प्रादेशिक भूगोल में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट, कि प्रादेशिक भूगोल है, यहाँ पर सभी पक्षों का प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, ये आज हमने 33 MCQs के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 पूर्ण किया। इस प्रकार प्रत्येक दिन हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जो भूगोल वाला पोर्शन है जिसमें 66 चैप्टर है, पहले वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जो पहला पोर्शन है जो लेबर असिस्टेंट ज्योग्राफी के सिलेबस का, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो लिटरेचर तथा राजस्थान का ज्योग्राफी दिया हुआ है जिसमें से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका अध्ययन हम इन 7 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में या पैरेलल में भी देखते हैं, समय मिला तो मैं पैरेलल में भी ये 7 चैप्टर को तैयार करेंगे, तो साथ साथ में ये चैप्टर भी MCQ के माध्यम से डाल दूंगा। और यदि आपको लैब असिस्टेंट की संपूर्ण सिलेबस की व्यवस्थित तैयारी करनी है तो GS एकेडमी के ऐप पर जल्दी से कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना आपको अलग से YouTube के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आप वहां जाकर ये कोर्स परचेज कर सकते हो, तथा बहुत व्यवस्थित तरीके से, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, NCERT तथा जितने भी स्टैंडर्ड बुक है तथा पुराने जो पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए अप्रोच के द्वारा ये पूरा जो कोर्स है वो तैयार किया गया है। और कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी है उसको एक विशेष मार्गदर्शन और एक विशेष दिशा इस कोर्स के माध्यम से दी जा सके। धन्यवाद।